डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस क्या है। जो आपका DSSB PRT एंड TGT स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें पार्ट बी में, जिसमें पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं एंड आपका स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो आज हम स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस को जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक वीडियो ज़रूर बनाइए जिसमें से हमें आप बताइए कि क्या क्या आता है इसमें। तो आज हम वही चीज़ें जानेंगे, वही बिंदु या वही पॉइंट जानेंगे कि आखिर क्या क्या कवर करता है स्पेशल एजुकेशन में DSSB। और साथ ही जो रीट लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड में है, हालांकि इसके सिलेबस में तो दिया रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर और भी चीज़ें जान लेंगे हम, जिसमें बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि पूरी तरह से आप समझ पाएँ कि स्पेशल एजुकेशन के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, या जिन्हें हम अभी तक जानते हैं या जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते, तो उन्हें कैसे जानेंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस आपको इसमें दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल में जाइए और विभिन्न प्रकार की जितने वीडियोज हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, वो सभी देखिए। आपको सिलेबस पढ़ने के बाद भी मालूम हो जाएगा कि चैनल में जो वीडियोस पढ़े हैं वो आपके बहुत काम के हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। देखिए, आपके सिलेबस में स्पेशल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि विशिष्ट, यानी कि जिसे हम विशेष शिक्षा कहते हैं, एकीकृत शिक्षा कहते हैं, एवं समावेशी शिक्षा कहते हैं। इन सभी का इतिहास क्या है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन का हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का हो, चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन का, इनकी हिस्ट्री को हमें जानना है। कब से शुरुआत हुआ, कब से आया, किसके द्वारा शुरुआत किया गया, किस सन में शुरुआत हुआ, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको जानना है कि ये होते क्या हैं। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों का मतलब क्या है, ये भी आप पूरा डिटेल में पढ़िए। इसके अलावा इनके सभी के उद्देश्य क्या हैं, विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, एकीकृत शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, एंड समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, सभी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा इन सभी के सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि बिना सिद्धांत के किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं होता, उसके कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं। तो इन सभी के सिद्धांत हैं, आप इनको भी पूरा पढ़िए। आप सिद्धांत से संबंधित आप चैनल में जाइए, लर्निंग फॉर ऑल बाय सुल्तान, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। एंड आपको पूरे वीडियोस विभिन्न प्रकार के मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक से संबंधित होंगे। इसके अलावा ये भी आपको जानना है कि उपयोगिता क्या है, साथ ही इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यक है विशिष्ट शिक्षा, क्यों आवश्यक है एकीकृत शिक्षा, एंड क्यों आवश्यक है समावेशी शिक्षा, इनको भी आपको पढ़ना है। साथ ही विशेष एवं समावेशी शिक्षक होते क्या हैं, जो स्पेशल एजुकेटर, इंक्लूसिव एजुकेटर, एक और होते हैं जिसे हम इटिनेरेंट टीचर कहते हैं, जो घुमक्कड़ शिक्षक, जिनको हम IT टीचर कहते हैं। वो हफ्ते में कई विद्यालय जाते हैं और बच्चों को ट्रेन करना, उनको देखना, सुनना, समझना, उनको पढ़ाना। हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि एक हफ्ते में कई सारे स्कूल में जाना और एक एक दिन एक बच्चे को, दो बच्चे को एक स्कूल में एक दिन जाना उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन फिर भी सिस्टम ने ऐसा रूल बनाया है, डेवलप किया है, तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो उन सभी को भी जानना आपके लिए आवश्यक है कि विशेष शिक्षक कौन होते हैं, समावेशी शिक्षक कौन होते हैं, एंड इटिनेरेंट जो घुमक्कड़ शिक्षक होते हैं उन्हें वो कौन होते हैं। साथ ही जो विशेष, एकीकृत एवं समावेशी विद्यालय कैसे होते हैं, विशेष विद्यालय किसे कहते हैं, एकीकृत विद्यालय एवं समावेशी विद्यालय किसे कहते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही विशेष उपकरण कौन से होते हैं, जो स्पेशल डिवाइसेस या टूल्स होते हैं
जो अलग अलग डिसेबिलिटी से संबंधित टूल्स होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी से संबंधित टूल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उन सभी को भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं या इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, तो टीएलएम इज़ मस्ट। तो टीएलएम के बारे में भी पूरा पढ़िए। कौन कौन सा टीएलएम होता है, कितने टाइप्स का टीएलएम होता है, कब किस कंटेक्स्ट में टीएलएम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। अभी हम अनुकूलन से संबंधित देखते हैं, यानी कि जो एडॉप्टेशन है वो क्या है। इससे पहले जो हमने जाना था वो तीनों, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, उन सभी का सारी चीज़ें थी। अभी हम अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन से संबंधित जानेंगे। ये सभी सवाल आप में पूछे जाते हैं। अब आपको जानना है कि एडॉप्टेशन होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आखिरकार अनुकूलन करना क्यों जरूरी है, क्या उद्देश्य हैं इसके, क्या विशेषताएं हैं इसकी क्या उपयोगिता है। अगर हम एडॉप्टेशन करते हैं तो इसका कोई उपयोग है, एडॉप्टेशन का कोई उपयोग है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों एडॉप्टेशन किया जाता है, क्या बिना एडॉप्टेशन के बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता। इसके अलावा शिक्षण विधियों में एडॉप्टेशन कैसे करेंगे, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबल्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए हो, चाहे किसी को भी पढ़ाने के लिए हो, तो हम अनुकूलन कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम अनुकूलन करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। हम निर्देश जब देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उस समय कैसे अनुकूलन करते हैं। करिकुलम में अनुकूलन कैसे करते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कैसे अनुकूलन करते हैं, आपको यह भी जानना है। साथ ही आकलन एवं मूल्यांकन, जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इन दोनों में कैसे हम एडॉप्टेशन करते हैं। असेसमेंट मतलब फाइनल जजमेंट नहीं होता है, हम असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, जिसमें हम जानकारियों को कलेक्ट करते हैं और इसी के आधार पर हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्य, यानी कि जजमेंट, फाइनल जजमेंट। कक्षा में कैसे आप अनुकूलन करेंगे, विद्यार्थी आ गए क्लासरूम में कैसे अनुकूलन करेंगे, बच्चे अच्छे से बैठ सकें, पढ़ सकें, एक बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, आप कैसे करेंगे, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी एडॉप्टेशन से रिलेटेड बातें हैं। आप किताबों में कैसे एडॉप्टेशन करेंगे, कैसे आप एडॉप्टिव बुक्स को लॉन्च करेंगे, किस तरीके से अनुकूलित करेंगे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही पहुंच और सुगम्यता किस तरीके से अनुकूलित बनाएंगे। अब पहुंच और सुगम्यता में अंतर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल के बच्चा गेट तक तो पहुंच गया, चलो एक्सेस हो गया वहां तक, लेकिन क्या स्कूल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच करके जो उसकी एबिलिटी है उसका प्रयोग कर पा रहा है। मान लीजिए कि लाइब्रेरी में चला गया, लाइब्रेरी तक पहुंच तो गया, लेकिन क्या लाइब्रेरी एक्सेसिबल है, क्या लाइब्रेरी में सुगम्यता है उसको, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। हर जगह सुगम्यता आपको देखनी है, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, मेंटल एक्सेसिबिलिटी, इसके अलावा जितने भी हमारा बिहेवियरल एक्सेसिबिलिटी, जो भी चीज़ें होती हैं उस सभी में हम एक्सेसिबिलिटी देखते हैं। तो ये अनुकूलन से संबंधित चीज़ें हैं, ये इससे संबंधित भी सवाल आते हैं। अभी हम देखते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं वो क्या हैं, आखिर होते कौन हैं वो, ये भी आपको जानना है। कितने प्रकार के स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं, आपको ये भी जानना है। साथ ही ये भी जानना है कि उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि बिना विशेषताओं के आप किसी को भी नहीं पहचान सकते कि वो किस कैटेगरी का बच्चा है। विशेषताओं के द्वारा ही हम किसी का पता लगा पाते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सामग्री हो, या कुछ भी हो दुनिया में। ये भी देखते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं,
जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं। हम ये भी देखते हैं कि उनको टीचिंग कैसे किया जाना चाहिए, निर्देश कैसे दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक जैसे बच्चे नहीं हैं, बच्चों के बहुत सारे प्रकार हैं जब हम टाइप्स की बात करते हैं, तो इसलिए आपको यह भी ध्यान देना है। पाठ्यक्रम कैसे होगा इन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं, इनके लिए क्लासरूम कैसा होगा यह भी आपको जानना है। साथ ही बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी कि व्यवहार परिमार्जन कैसे होगा, खास करके ये जो एमआर बच्चों में या ऐसे जो व्यवहारिक रूप से समस्याएं होती हैं जिनमें विकासात्मक समस्याएं देखी जाती हैं, उनमें व्यवहार परिमार्जन टेक्निक लागू की जाती है, तो वो भी विशिष्ट बच्चे के अंतर्गत ही आते हैं। कार्य विश्लेषण क्या होता है, टास्क एनालिसिस किन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या सभी के लिए हम टास्क एनालिसिस का यूज करते हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। टास्क एनालिसिस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जब हम पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो उसे हम टास्क एनालिसिस कहते हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम में कठिनाइयां क्या हैं, ये किन बच्चों से संबंधित हैं, क्या सभी बच्चों को सेम कठिनाइयां आती हैं अधिगम में या सबका डिफरेंस है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम किन बच्चों के लिए प्रयोग होगा, क्या सभी के लिए हम आईपी बनाएंगे, और आईपी होता क्या है, आईपी के कौन कौन से घटक होते हैं, आईपी के कौन कौन से एरियाज होते हैं, जब हम आईपी को क्रिएट करते हैं तो इसमें कितने लोगों की जरूरत होती है, कौन कौन से प्रोफेशनल्स व्यवसायी इसमें शामिल होते हैं। ये देखिए स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन सब लोग आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो फिजिकल डिसेबल्ड हो, चाहे स्लम चिल्ड्रन का हो, चाहे डिसएडवांटेज वाला बच्चा हो, क्रिएटिव हो, गिफ्टेड हो। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी दिए हुए हैं ये सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी जितने हैं उन सभी को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल विशिष्ट बच्चों से संबंधित आते हैं। इसे देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, ये आपके सिलेबस में शामिल है, चाहे वो अधिनियम हो, चाहे योजनाएं हो, चाहे अभियान हो, नीतियां हो, प्रारूप हो, कल्याण मंत्रालय, यानी कि कौन कौन से क्या हैं, कैसे हैं, ये भी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, फ्रेमवर्क है, वेलफेयर मिनिस्ट्री या अभियान, स्कीम, एक्ट्स, व्हाटएवर। तो आपको ये भी जानना है कि चाहे वो अधिनियम हो, चाहे कुछ भी हो, वो है क्या, कितने प्रकार के हैं, अधिनियम कितने प्रकार के हैं, ये सभी इन सभी का वीडियो भी आपको इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पूरा नाम का क्या मतलब है, अपना पूरा नाम नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई अधिनियम आ गया, कोई स्कीम आ गई, कोई अभियान आ गया, मान लीजिए अभियान आ गया सर्व शिक्षा अभियान, तो SSA का फुल फॉर्म पूछ लिया, IEDSS का फुल फॉर्म पूछ लिया, PWD का फुल फॉर्म पूछ लिया, एंटी एक्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया, वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं उनका फुल फॉर्म पूछ लिया। तो आपको जानना बहुत जरूरी, इसलिए जरूर पढ़िए। इससे रिलेटेड भी एक शब्द एक उत्तर अनेक, इससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाया जा चुका है, आप उसे देखिए। तिथि और सत्र, जो भी चीजें ये डेवलप होती हैं, अभियान, अधिनियम, जो भी हैं योजनाएं, इन सब का तिथि भी देखिए, सत्र भी देखिए, क्योंकि सवाल में पूछता जरूर है कि कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, कब शुभारंभ हुआ, किस सेशन में हुआ, डेट क्या थी। इसके अलावा इन सब की विशेषताएं क्या हैं, आखिर इनका नेचर क्या है, किस लिए बने हैं, और इनकी आवश्यकता क्या है, यानी ये जो हमारी जितने भी एक्ट्स हैं इन सब की आवश्यकता क्यों है, ये भी आपको इसके आधार को पूरा जानना है। साथ ही आपको ये भी जानना है कि कौन कौन से प्रावधान है, क्योंकि हर एक्ट में अलग अलग प्रावधान है। जानते हैं कि RCI एक्ट में अलग प्रावधान है, PWD एक्ट में अलग प्रावधान है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट में अलग प्रावधान है, RPWD एक्ट में अलग प्रावधान है, आइडिया एक्ट में अलग प्रावधान है। तो जितने भी एक्ट हैं सब में अलग अलग प्रावधान है, सब कुछ ना कुछ अलग कहता है, ये आपको पढ़ना है। किसी में अध्याय अलग हैं, किसी में विकलांगताएं अलग हैं, किसी में धाराएं अलग हैं,
किसी में किस अध्याय में क्या कहा गया है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए लिखा भी है इसमें कितने चैप्टर्स हैं। इसके अलावा कौन कौन से अधिनियम में कौन कौन सी विकलांगताएं शामिल हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं जो संस्थाएं होती हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इनके बारे में भी वीडियोस बनाया गया है, उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते। बस हमें गहराई से पढ़ना है हर चीज को, क्योंकि बहुत सारे प्रारूप है। अब मान लीजिए कि प्रारूप में आपका फ्रेमवर्क में आपका ये भी आ जाता है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी आपका आ जाएगा। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि नेशनल फ्रेमवर्क जो 2005 है वो चौथा प्रारूप है। इससे पहले 3 प्रारूप बन चुके हैं, वो कब कब बने इससे रिलेटेड भी वीडियो बन चुका है, आप उसे देखिए। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप देखिए, जरूर देखिए। अब आप ये भी देखिए कि जो 21 डिसेबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ये आपको जिसमें एक साथ 4 दिख रही हैं, जिसमें ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन्स है, जो हियरिंग एम्पेयरमेंट है। इसके अलावा ये 4 हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस। इसके अलावा ये 4 हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफियन, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इसके अलावा ये 4 हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया। इसके अलावा ये 4 हैं हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स होते हैं। इसके अलावा जो पार्किंसंस डिजीज है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये टोटल डिसेबिलिटीज उनके आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा असेसमेंट टूल्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, तो आकलन के उपकरण और सहायक उपकरण, आपको ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आकलन के उपकरण भी अलग अलग हैं। बीआई बच्चों के आकलन के उपकरण अलग हैं, एचआई बच्चों के अलग हैं, एमआर बच्चों के अलग हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि एफएससीपी का मतलब बताइए, एमडीपीएस का फुल फॉर्म बताइए, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, तो ये क्या है, ये टूल्स हैं सभी, और अलग अलग सभी के टूल्स होते हैं। सहायक उपकरण कौन कौन से होते हैं, एचआई बच्चों के लिए सहायक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हियरिंग एड हो सकता है। बीआई बच्चों के लिए कौन कौन से केन हो सकता है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं ये भी आपको सभी पढ़ना है, और सभी के पूर्ण नेम जरूर पढ़ने हैं, फुल नेम। शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है पढ़ना आपको, क्योंकि ये तो बेस है। शीघ्र पहचान नहीं होगी तो शीघ्र हस्तक्षेप नहीं होगा। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि पहले शीघ्र पहचान होती है या पहले शीघ्र हस्तक्षेप होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, पहचान हम पहले करते हैं, बाद में हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप के प्रारूप कौन कौन से हैं, जो मॉडल्स होते हैं, जिनमें होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड और कंबाइंड, यानी कि कौन कौन से होते हैं, जो ग्रह आधारित और केंद्र आधारित, दोनों आधारित। तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इनसे सब सवाल बहुत पूछते हैं। सवाल पूछ लिया जाएगा कि केंद्र आधारित हस्तक्षेप के अंतर्गत शामिल है, अब उसमें से कई सारे ऑप्शन दे देगा 4, तो अब आपको करना होगा। इसलिए शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप और हस्तक्षेप के प्रारूप, इन सभी को आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। साथ ही रिहेबिलिटेशन को पूरा पढ़िए। रिहेबिलिटेशन से संबंधित भी वीडियोस मैं बनाया हूं, और लगभग 41, 42 या 44 मिनट का वीडियो है, आप उसे जरूर देखिए। उसे देखने के बाद आपको रिहेबिलिटेशन का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में रिहेबिलिटेशन है क्या, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों किया जाता है, पुनर्वास
के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, कौन व्यक्ति इसके लिए व्यवसायी हैं, कौन काम आते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा। एंड रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स, विशेष शिक्षक और माता पिता की क्या भूमिका है स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए, इन सभी प्रोग्राम के लिए क्या भूमिका है इनकी, कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये पूरा वीडियोस था जिसमें संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिमांड थी आप लोगों की इसे बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसे बनाया। आप पूरा देखिए और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और इससे संबंधित कोई सुझाव है, सवाल है या और कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका स्वागत है। और इससे रिलेटेड पढ़ाई करते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सभी से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहूं, क्योंकि आपके DSSB का एग्ज़ाम भी अभी होने वाला नहीं है इतनी जल्दी, तो आप तैयारी भरपूर करते रहिए। ऐसा मत समझिए कि मैं पढ़ चुका हूं और अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्षेत्र बहुत हैं। आप उन्हें सही तरीके से पूरा पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर सारी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच, इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपके सुझाव के अनुसार नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।